क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्लास 12th के बच्चों को आजकल जो यूनिट करा रहा हूं वो है यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और वो सभी स्टूडेंट जो लगातार मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते आ रहे हैं वो बखूबी जानते हैं कि इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। और यूनिट नंबर 3 का हम पहला भाग कर रहे हैं। और यूनिट नंबर 3 के पहले भाग में इससे पहले मैं 5 वीडियो लेक्चर दे चुका हूं। आज है आखिरी वीडियो लेक्चर, बिल्कुल सही। टुडे इज द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ पार्ट 1, बिल्कुल सही। यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुल मिलाकर 4 पार्ट है। मैंने आपको पहला भाग ही अभी कंप्लीट कराया है। आज का वीडियो लेक्चर इज द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ द पार्ट 1 इन विच वी आर टॉकिंग मेजॉरिटी अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेरियस टाइप ऑफ कंडक्टर्स यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ। और अभी आप जानते हैं कि मैंने आपको रिसेंटली एम्पियर सर्किटल लॉ की पहली और दूसरी एप्लीकेशन कराई थी। आज का वीडियो लेक्चर एम्पियर सर्किटल लॉ की तीसरी और चौथी एप्लीकेशन के लिए है बना। यानी आज हम करने जा रहे हैं हाउ टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अगर आप क्लास 12 के बच्चे हैं तो आपने ये सोलेनॉइड नाम का वर्ड पहले भी सुना है। आज मैं आपको सोलेनॉइड के साथ साथ एक छोटी सी नई चीज और पढ़ाऊंगा। सोलेनॉइड के अलावा हमारा एक और डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं टोरॉइड। सवाल आता है सर, ये सोलेनॉइड और टोरॉइड में फर्क क्या है? सच्चाई बताऊं तो सोलेनॉइड और टोरॉइड में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सोलेनॉइड से डिराइव होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन और टोरॉइड से डिराइव होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम होता है। तो फिर फर्क क्या है? तो मैंने कहा ना, सच्चाई बताऊं तो ऐसा कोई फर्क नहीं है। जो फर्क है वो बहुत छोटा सा फर्क है, आप जल्दी समझ जाओगे। लेकिन सोलेनॉइड क्या होता है ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, आप अच्छी तरह जानते हो। अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉपर वायर वुंडेड ऑन अ cylindrical metallic frame, or we can say a large number of turns of a wire wounded in a circular manner such that they form a long cylinder is called as a solenoid। हम सब जानते हैं कि सोलेनॉइड होता क्या है, लेकिन हमें सोलेनॉइड की वजह से या सोलेनॉइड के कारण आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को डिराइव करना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। और आज का वीडियो लेक्चर उसी पे बेस्ड है। तो लेट मी टेल यू, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये एक तरह से देखा जाए तो लास्ट वीडियो लेक्चर है। बिल्कुल सही आपने सुना, लास्ट वीडियो लेक्चर based on ampere circuital law। last video lecture based on ampere circuital law, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ पे बेस्ड ये आखिरी वीडियो लेक्चर है। लास्ट वीडियो लेक्चर बेस्ड ऑन एम्पियर सर्किटल लॉ। और इस वीडियो लेक्चर में अगर आज हम कोई टॉपिक करेंगे तो आज हम डिटरमाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आज हम डिटरमाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। बिल्कुल सही आपने सुना, आज हम डिराइव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। लेकिन सवाल ये आता है कि सर सोलेनॉइड होता क्या है? तो मैं आपको सबसे पहले सोलेनॉइड के बारे में बताता हूं कि व्हाट इज अ सोलेनॉइड। हम सब जानते हैं अ सोलेनॉइड इज आप ये कह सकते हैं इट्स अ डिवाइस, और भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं अ सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ, या हम कह सकते हैं सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ, और वी कैन से अ सोलेनॉइड इज मेड अप ऑफ large number of, I repeat my sentence, large number of circular turns of wire, large number of circular turns of wire, large number of circular turns of wire in a cylindrical form, in a cylindrical form। यानी cylindrical form में एक सिलेंडर बन जाता है। cylindrical form में large number of turns wounded over a frame, wounded over a frame। कोई फ्रेम भी हो सकता है या बिना फ्रेम के भी ये
लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं। कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये देखिए, ये सोलेनॉइड की एक वायर है और ये सोलेनॉइड का पहला टर्न, ये सोलेनॉइड का दूसरा टर्न, ये सोलेनॉइड का तीसरा टर्न, ये चौथा टर्न, ये पांचवा टर्न, ये छठा टर्न, ये सातवां टर्न, ये आठवां टर्न और ये सोलेनॉइड का दूसरा हिस्सा। अगर मैं इस सोलेनॉइड को एक करंट बैटरी के सोर्स से या सेल से कनेक्ट करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से जो करंट निकलेगा वो करंट इस सोलेनॉइड में बहेगा। जब वो करंट इस सोलेनॉइड में बहेगा देन दिस सोलेनॉइड बिकम्स अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो क्योंकि इस सोलेनॉइड में करंट बह रहा है तो इसलिए हम इसे कहते हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड। इसे हम कहते हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब सुनो, हर बच्चा जो क्लास 12 का है ना वो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, विजुअलाइज करो, इमेजिन करो। अगर ये एक टर्न है तो एक टर्न ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर टर्न है, दूसरा टर्न भी सर्कुलर टर्न है, तीसरा टर्न भी सर्कुलर टर्न है और ये टर्न एक दूसरे के बहुत पास है। क्योंकि एक टर्न सर्कुलर टर्न है तो एवरी टर्न ऑफ अ सोलेनॉइड वायर बिहेव्स लाइक अ सर्कुलर टर्न, and because we know that every circular wire produces some magnetic field, this means that each turn of the solenoid will produce some significant magnetic field. Because a solenoid consists of large number of turns, therefore the net magnetic field can be determined by algebraically adding all of them। एक बच्चा कहता है algebraically, मैथ्स थोड़ी चल रही है जो algebraically ऐड कर दोगे। बिल्कुल सही, मैथ्स नहीं चल रही कि सबका algebraic सम कर दोगे तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एम्पियर सर्किट लॉ यूज करते हैं। तो जो मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले कही मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। Each turn of a solenoid is a circular turn. Because each turn of a solenoid is a circular turn, therefore each turn produces some of its own magnetic field. In a similar manner, every turn of a solenoid will produce some magnetic field. Because every turn of solenoid is producing some magnetic field, therefore the net magnetic field due to the entire solenoid will be the resultant of the magnetic field of each turn. The resultant magnetic field of the entire solenoid can be determined by using Ampere's circuital law over the entire length of a solenoid। बिल्कुल सही। अगर मैं एक टर्न को एक लूप मान लूं और उसी लूप को पूरी लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड के अलोंग इंटीग्रेट करूं तो मुझे पूरे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ। बोलो हाँ या ना? बेशक मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी वही अब हम करने जा रहे हैं और उसी को कहते हैं डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वो वाली बात बताऊं, मुझे एक छोटी सी बात आपको और सिखानी है और वो छोटी सी बात क्या है आप सुनो, फिर मेरी बात को सुनकर विजुअलाइज करो, फिर आपको जल्दी अंडरस्टैंड होगा। मैं जो समझा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। सोलेनॉइड की अगर हम किसी एक टर्न की बात करें, किसी एक टर्न की बात करें तो किसी एक टर्न की अगर हम बात करें तो हर एक टर्न के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। लेकिन हम फिर भी ये मान के चलते हैं कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती ही नहीं है। एक्चुअली में सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती है लेकिन इतनी कमजोर होती है कि उसके इफेक्ट का पता लगा पाना आसान नहीं होता। एक बच्चा पूछा ऐसा क्यों भाई, वायर तो वायर है, फील्ड तो बाहर भी आनी चाहिए, फील्ड अंदर भी आनी चाहिए, फिर ऐसा क्यों कि सारी की सारी ताकत आपको अंदर ही दिखाई देती है और बाहर दिखाई नहीं देती? Why? What is the reason that the entire magnetic field of a solenoid is found to be concentrated inside the solenoid? Why there is no field outside the solenoid? चलिए यही बात मैं आपको अब पहले बताता हूं। ये बात समझने के बाद जब मैं आपको प्रूफ कराऊंगा तो आपको चीजें और आसानी से समझ आ जाएंगी माय डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब मैं आपको इस वीडियो के उस हिस्से की ओर ले जाता हूं जहां मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों और कैसे सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है और सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल नहीं होती। ये देखिए,
अगर मैं कहता हूं ये सोलेनॉइड का एक टर्न है, अगर मैं कहता हूं ये सोलेनॉइड का एक टर्न है, तो इस टर्न के अनुसार अगर हम देखें तो अगर मैं इस पूरी वायर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो आप नोटिस करेंगे कि ये करंट ऐसे जा रहा है और ये करंट ऐसे जा रहा है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से। तो ये वाला जो हिस्सा है वायर का, ये वाला हिस्सा अगर मैं इसे पकड़ के खोल दूं इस तरह से, तो फॉर एग्जांपल ये ऐसे हो गया इस वाले हिस्से को, तो करंट कहां जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। और अगर मैं इस वाले हिस्से को भी पकड़ के खोल दूं तो करंट कहां जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। जरा ध्यान से देखो, क्योंकि करंट यहां जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी यहां आएगी इस तरफ से, यानी इसकी जो पोलैरिटी बनेगी वो ये और ये बनेगी, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगी क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बनेगी आपकी क्लॉकवाइज। क्या बनेगी? क्लॉकवाइज। आप किसी भी नजरिए से देख सकते हैं कि कैसे बन रही है। यहां पे फिंगर्स ऐसे मूव कर रही हैं। हम जनरली क्या करते हैं, जब वायर को ऐसे लेते हैं तो ये ऐसे होता है, इसे एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। मैंने ऐसे करने की बजाय ऐसे किया है, दैट इज व्हाई ऊपर जो पोल पैदा हो रहा है वो नॉर्थ पोल पैदा हो रहा है और नीचे जो पोल पैदा हो रहा है वो साउथ पोल पैदा हो रहा है, क्योंकि सोलेनॉइड के एक टर्न के ऊपर वाले हिस्से में नॉर्थ पोल पैदा हो रहा है, तो ऊपर वाले हिस्से की फील्ड नीचे वाले हिस्से की फील्ड को अट्रैक्ट करती है। यानी ऊपर का नॉर्थ पोल और नीचे का साउथ पोल एक दूसरे को इतनी ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट करते हैं कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड की ताकत पे भारी पड़ने लगती है। सर मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? चलिए मैं आपको बात को थोड़ा सा विजुअलाइज करके बताता हूं, आप जल्दी समझेंगे। देखो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ये हमारे पास एक टर्न है, इस टर्न में करंट ऐसे गया और इस टर्न में करंट ऐसे गया, तो इसमें करंट इस तरफ जा रहा है, इसमें करंट इस तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ पोलैरिटी कुछ पैदा होगी, इस तरफ पोलैरिटी कुछ पैदा होगी। मान लो ऊपर नॉर्थ पोलैरिटी पैदा होगी, नीचे साउथ पोलैरिटी, तो ऊपर की नॉर्थ पोलैरिटी और नीचे की साउथ पोलैरिटी एक दूसरे को ऐसे लगातार अट्रैक्ट करते हैं। बिकॉज इन अ सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द डायमेट्रिकल एंड्स ऑफ एनी टर्न इज ऑफ ऑपोजिट नेचर। दोबारा बोल रहा हूं, सुनो। बिकॉज in a solenoid the magnetic field produced across the diametrical ends of each turn is of opposite nature, hence it tends to attract each other in such a manner that the strength of the magnetic field within the solenoid is more stronger as compared to the magnetic field outside the solenoid। क्योंकि अंदर की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रही है लेकिन बाहर की मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं कर पा रही। This is the reason that the magnetic field inside the solenoid is stronger as compared to the magnetic field outside the solenoid. The magnetic field outside the solenoid is so weak that it is considered to be null. It is considered to be zero. It is considered to be no value. यानी बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड द सोलेनॉइड ऑलमोस्ट नलिफाई कर दी जाती है, उसे जीरो मान लिया जाता है। इसी का रीजन मैंने आपको यहां दिया। क्यों, वाई, ये सब क्यों एक्सप्लेन किया? ये सब इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं या अब जो मैं आपको डेरिवेशन कराने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से सुनो डियर क्लास 12 के बच्चों। अब हम करने जा रहे हैं टू डिराइव the expression of magnetic field due to a solenoid and toroid। तो पहले बात करेंगे सोलेनॉइड की। चलिए पहले हम डिराइव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड के कारण आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को डिराइव करने के लिए हमने एक सोलेनॉइड लिया। लेट अस से कि ये मेरा पहला टर्न, ये मेरा दूसरा टर्न, ये मेरा तीसरा टर्न, ये मेरा चौथा टर्न, ये मेरा पांचवा टर्न, ये मेरा छठा टर्न, ये मेरा सातवां टर्न, ये मेरा आठवां टर्न, एंड दिस इज हाउ। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर अ सोलेनॉइड। मैं यहां पे लिख रहा हूं लेट अस कंसीडर, मैं यहां पे लिख रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेट अस कंसीडर अ सोलेनॉइड of large number of turns। Let us consider a solenoid of large number of turns wounded in a circular manner।
wounded in a circular manner, wounded in a circular manner, wounded in a circular manner, extending from one point to other point, यानी extending along a straight line, extending along a straight line, एक straight line में सारे के सारे टर्न्स एक्सटेंड कर रहे हैं as shown in figure। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, as shown in figure, let the length of solenoid, let the length of solenoid be L, let the length of solenoid be L, let the number of turns, let the number of turns per unit length, let the number of turns be per unit length be n, so therefore total number of turns, I repeat my sentence, therefore total number of turns will be कैपिटल N इज इक्वल टू N इंटू छोटू n। एक बार देख लो, दो बार घूर लो, आ जाए मन में कोई सवाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप पूछ लो। एक बार घूर लो, दो बार देख लो, आ जाए मन में कोई सवाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ लो। सवाल ये आता है कि सर आपने डायग्राम बना दिया, आपने थ्योरी लिख दी, आपने एक यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स n मान लिए, सो टोटल लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू एल हो गए, यानी कैपिटल N इज इक्वल टू n इंटू एल। अब क्या करें? हाँ, नाइस क्वेश्चन। अब मुझे इस पूरे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो पूरे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने एक रेक्टेंगुलर लूप बना लिया। लेट अस से कि मैंने एक रेक्टेंगुलर लूप बना दिया। लेट अस से कि ये पॉइंट P है, ये Q है और ये R है और ये S है। हम यहां पे लिखेंगे लेट P Q R S be a rectangular, let P Q R S be a rectangular amperial loop, let P Q R S be a rectangular amperial loop। इसे हमने एक एम्पेरियल लूप मान लिया, एम्पेरियल लूप, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि कुछ हिस्सा सोलेनॉइड का इस एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है, कुछ हिस्सा ऐसे भी लाई कर रहा है और कुछ हिस्सा भाग लिया, तो हमने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया। जैसे ही हमने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया, लेट पी क्यू आर एस बी अ रेक्टेंगुलर लूप। एक बच्चा कहता है सर रेक्टेंगुलर ही क्यों लिया, आपने सर्कुलर क्यों नहीं लिया? अबे सर्कुलर तो उसकी खुद की शेप है ना, सर्कुलर तो उसकी खुद की शेप है। अब हम उसी के जैसी शेप को अगर मैं ले भी लेता हूं तो वो सिर्फ एक ही एक्सिस के लॉन्ग होगा, मुझे उसको पूरा ऊपर से लेके नीचे तक लेके जाना है। यही वजह है कि PQ एक छोटा हिस्सा है, जब PQ को यहां से लेके यहां तक पूरा इंटीग्रेट करूंगा तो कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। आओ आओ, यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, using ampere circuitous law along loop PQRS। ये देखो, closed surface integration of B vector, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, B vector dot dl vector for PQRS is equal to closed surface integration of B vector dot dl vector from P से लेके Q तक प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ B vector dot dl vector Q से लेके R तक प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ B vector dot dl vector R से लेके S तक प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ B vector dot dl vector S से लेके P तक। अब जरा गौर से देखो, अब जरा गौर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली बात है इस डायरेक्शन में काम कर रही है, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि एक सोलेनॉइड हमेशा बार मैग्नेट की तरह काम करता है। जब सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह काम करता है तो उसका एक हिस्सा नॉर्थ की तरह बिहेव करता है और दूसरा हिस्सा साउथ की तरह बिहेव करता है। और हम सब जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा नॉर्थ टू साउथ होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। हालांकि हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है और साउथ टू नॉर्थ अंदर की तरफ होती है। हम फिलहाल वो वाली बात यहां नहीं कह रहे, अभी मैं फिलहाल डायरेक्शन बता रहा हूं कि डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यानी फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट एंड, इसलिए इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ कंफ्यूज मत करना, ठीक है। फिलहाल इस तरफ, इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है। अगर इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और QR
के बीच में थीटा 90 है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और एसपी के बीच में थीटा 90 है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और पीक्यू के बीच में थीटा 0 डिग्री है। देखो, घूरो, समझो, जानो, परखो। मैंने एक एम्पेरियल लूप लिया है और हर लूप का जो लाइन कंपोनेंट है, ये लाइन कंपोनेंट, ये लाइन कंपोनेंट, ये लाइन कंपोनेंट, ये लाइन कंपोनेंट, तो इस लाइन कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा 90, इस लाइन कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा 90, ये तो कंपोनेंट ही फील्ड के बाहर है, इसका थीटा 0। अब जरा गौर से देखो, अब जरा गौर से देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, P से Q की बात करूं तो P से Q में थीटा 0 है। Q से R की बात करूं तो Q से R में थीटा 90 है। R से S की बात करूं तो RS लाइज आउटसाइड, जब आउटसाइड लाई करेगा तो आउटसाइड तो B0 है, आउटसाइड B0 है। और S से T की बात करूं तो यहां पे भी थीटा 90 है। और बच्चा जानता है कि B वेक्टर डॉट dl वेक्टर को जब मैं ओपन करूंगा तो मुझे दिखाई देगा B dl cos थीटा, तो B dl cos 90 क्या बन जाएगा? 0। सिर्फ कौन बचेगा? B dl cos 0। तो B dl cos 0 कौन है? सिर्फ P से Q। तो देयरफॉर हमें क्या मिला? हमें मिला देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ B का वेक्टर डॉट dl का वेक्टर फ्रॉम P Q R S comes out to be integration of B dl cos 0 डिग्री P से लेके Q तक। अब P से लेके Q तक को अगर मैं पूरे सोलेनॉइड के अलोंग इंटीग्रेट करता हूं तो P से लेके Q का एक टुकड़ा, ये ना, ऐसा है यहां भी हो सकता है, ऐसा है यहां भी हो सकता है, ऐसा है यहां भी हो सकता है, तो हर टुकड़ा ऐड होकर मुझे क्या देगा? सोलेनॉइड की पूरी लेंथ। देयरफॉर मुझे प्राप्त हुआ B इंटीग्रेशन ऑफ dl P से लेके Q तक और मुझे प्राप्त हुआ BL। तो हमें मिल गया क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ B का वेक्टर डॉट dl का वेक्टर कम्स आउट टू बी BL। ये हमारा आंसर आया एम्पियर सर्कुटल लॉ से, ये हमारा आंसर आया एम्पियर सर्कुटल लॉ से। पहले घूरो, फिर देखो, फिर समझो, फिर जानो, फिर पहचानो। मन में आए कोई बवाल, अरे नहीं, मन में आए कोई सवाल, फिर मचाओ तुम कक्षा में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बवाल। आपके सामने हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है BL। एक बच्चा बोला, अरे सर, अगर हमारे सामने या आपके सामने एक्सप्रेशन आ गया BL तो क्या BL इज द मैग्नेटिक फील्ड? अरे नहीं, ये हमने निकाला है, लेकिन एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है? आइए, बट एम्पियर सर्कुटल लॉ सेज दैट, यहां थोड़ी सी जगह बनाएंगे, बट ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, बट अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रू लूप PQ या टोटल करंट थ्रू PQ। अब PQ सिर्फ भले ही यहां है, लेकिन PQ बहुत सारे हो सकते हैं, तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ B का वेक्टर डॉट dl का वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एक PQ पे लेट देयर बी n नंबर ऑफ टर्न्स, तो n नंबर ऑफ टर्न्स पूरी लेंथ पे, तो मल्टीप्लाइड बाय L और हर टर्न का करंट I, तो हमारे पास आया B वेक्टर डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI, म्यू नॉट NL इनटू I। दोबारा समझा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये क्या हुआ? देखो, हमने निकाला BL, ये हमने निकाला, लेकिन एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्कुटल लॉ कहता है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। तो भाई टोटल करंट किसका? थ्रू द लूप किसका? सोलेनॉइड का। कौन सा? ये वाला। तो ये देखिए एक ही लूप है, अगर मुझे पूरा चाहिए तो पूरे की लेंथ कितनी है? L, पूरे का करंट कितना है? I, और लेंथ L में नंबर ऑफ टर्न भी तो होंगे बहुत सारे, यानी अगर ये एक टर्न, फिर ये दूसरा टर्न, फिर ये तीसरा टर्न, फिर ये चौथा टर्न, लेकिन 1 2 3 4 और ऐसे रिपीट कर रहा है, तो यहां पे कितने टर्न्स हुए? n टर्न्स। पूरी लेंथ की लेंथ कितनी वैल्यू है? L, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हुए? n इंटू L। अगर एक टर्न का करंट I तो n टर्न्स का करंट कितना? Ni, लेकिन Ni कहां तक?
L तक, तो टोटल करंट कितना? NLI। देखो, घूरो, जानो, परखो, समझो, पहचानो माय डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों कि कैसे आया NLI, क्यों आया NLI, कैसे आया NLI, मैंने वो आपको बताने की कोशिश करी है। अब क्योंकि NLI आ गया तो भैया सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अभी तक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं आई। नाउ ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, जगह बना रहा हूं, ये हटाई और जगह बनाई, ये देखो। नाउ दिस इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2, अरे ये भी 2 वो भी 2, पहले वो आई, पहले ये आई, पहले वो आई, तो इक्वेशन नंबर 1 तो मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2 BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI, L से L कैंसल, तो B comes out to be mu naught NI, where N is equal to number of turns per unit length, that is छोटू n is equal to capital N by L, where n is the number of turns and L is the length of the solenoid. This is the final expression. This is the final expression of the magnetic field due to a solenoid. My dear class 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, दिखना चाहिए, समझ आना चाहिए, पता चलना चाहिए, तब जाके दिमाग में बैठेगा। तो इसलिए घूरो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली है, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्सीमेटली तो नहीं कहना चाहिए मुझे, बट दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज डिटरमाइंड विद इन द सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड के अंदर पाए जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड ये होती है। एक बच्चा बोला सोलेनॉइड के अंदर, बाहर तो वैसे भी नहीं होती, तो अंदर तो यही होगी। हाँ, लेकिन जैसे 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 हम सोलेनॉइड से बाहर निकलते हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ती चली जाती है, और क्योंकि सोलेनॉइड से बाहर निकलते निकलते उसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ती चली जाती है, तो यह कहा जाता है कि इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट NI, बट एज वी मूव नियर टू द एंड ऑफ अ सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बिकम्स ऑलमोस्ट हाफ, दैट इज हाफ ऑफ म्यू नॉट NI। यानी अगर मैं मिडल की बात करूं तो मिडल में मैग्नेटिक फील्ड ये है, लेकिन अगर मैं एंड की बात करूं तो एंड में मैग्नेटिक फील्ड इसका आधा है। इसलिए कह रहा हूं कि जो है बताया उसको घूरो, इसलिए कह रहा हूं कि जो है सिखाया उसे जानो, परखो, समझो, और अब आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा कहता है कैसे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? अब भाई न्यूमेरिकल तो बनता है, यानी जो मैंने आपको ये पूरी डेरिवेशन कराई है, इस पूरी डेरिवेशन के ऊपर जो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, उस फॉर्मूले पे मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों न्यूमेरिकल तो बनता है। तो चलिए अब हम इस डेरिवेशन को मिटा देते हैं और आपको उस हिस्से पे ले चलते हैं जहां मैं आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगा, करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल करने से पहले एक छोटा सा समरी तो बनता है। छोटा सा समरी का मतलब हमने जान लिया है कि दो चीजें। पहला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड इनसाइड इट इज म्यू नॉट NI। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड एट a point near its end is mu naught NI by 2। एंड तीसरी एक और चीज बड़ी प्यारी, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड इज 0। ये तीन बातें अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, कहां उछल के जा रहे हो भैया मारकर, ये तीन बातें अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेते हो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों,
तो आपके लिए न्यूमेरिकल कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। ये 3 बातें आपको अपने दिमाग में बिठानी है। ये 3 बातें करने के बाद, ये 3 बातें समझने के बाद चलिए एक न्यूमेरिकल तो बनता है। एक न्यूमेरिकल उठाते हैं और न्यूमेरिकल के लिए हम लोग डेफिनेटली किताब देवता की मदद लेंगे। तो मैं अपने साथ किताब लेके बैठा हूं और किताब में से एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपको कराना चाहूंगा। आई होप आपको समझ आएगा। क्वेश्चन कहता है अ सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 4 layers of 350 tons each, 350 tons each। उसके बाद क्वेश्चन कहता है the radius of lowest layer is 1.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने कहा है if the current, सुनेंगे ध्यान से, if the current carried is 6 एम्पियर। क्वेश्चन कहता है पता लगाएं, एस्टिमेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बच्चों फ्लक्स डेंसिटी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। एस्टिमेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, पहला पॉइंट नियर इट्स सेंटर, मतलब कि सेंटर पे। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन कहता है नियर इट्स एंड। और तीसरा क्वेश्चन कहता है आउटसाइड द सोलेनॉइड। बच्चा चिल्ला के बोला कि सर कुछ हो ना हो, एक पार्ट तो हवा में हो गया। मैंने कहा भाई कौन सा? कह रहे आउटसाइड द सोलेनॉइड वाला। किताब आप करो आराम और सभी बच्चों से है मेरी गुजारिश कि एक बार नजर डालें। आप सबको बोर्ड पे ये क्वेश्चन दिख रहा है। आइए हम जानते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हम इसका सॉल्यूशन पकड़ते हैं। पहले देखते हैं क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। कितनी गिवन है? L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया तो 10 का पावर -2 मीटर। तो L कम्स आउट टू बी हमारे पास 5 इंटू 10 का पावर -1 मीटर, या सिंपल शब्दों में कहूं 0.5 मीटर। लो जी भाई, ये आपके सामने लेंथ आ गई। ऊपर से नंबर ऑफ टर्न्स, यानी क्वेश्चन ने दिया है नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे हैं। उसे 4 लेयर कहिए। 4 लेयर का मतलब जानते हो कि 1 2 3 4 5 6, ये एक लेयर है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, सारे लेयर्स के टर्न मिलाकर 350 है। कितने हैं? 350 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स यानी 350 टर्न्स। नंबर ऑफ लेयर 350 टर्न्स नहीं, सारे लेयर मिला के नहीं है, ईच बोला है। ईच यानी ये 350, ये 350, ये 350, ये 350। तो भाई टोटल टर्न कितने हुए फिर? एक लेयर में 350, तो 4 लेयर में 4 इंटू 350, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा 350 टर्न्स इंटू 4 लेयर्स। आइए उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है द करंट इज 6 एम्पियर। आइए पहला पार्ट मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये कहीं यूज ही नहीं होता। मैंने तो ऐसा कुछ सिखाया नहीं है। क्या मैंने आपको ऐसा कुछ सिखाया है? जब मैंने ऐसा कुछ सिखाया नहीं है तो मुझे लगता नहीं है कहीं काम आएगा। बिल्कुल काम नहीं आएगा। नॉट यूज, नो यूज, दिस लाइन ऑफ नो यूज। आओ B इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड I, where mu naught is 4 pi into 10 का पावर -7, n is total number of turns upon total length into I। तो B is equal to 4 pi into 10 का पावर -7, टोटल नंबर ऑफ टर्न में 350 into 4 into 6 डिवाइड बाय लेंथ कितनी हमारे पास आ गई? 0.5। तो मेरे पास आ गया B is equal to 4 pi मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय 350 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 6 इंटू 10, ये वाला 10 ऊपर चला गया, डिवाइड बाय आ गया 5 बन जा 570 जा। तो मेरे पास आ गया देयरफॉर मुझे आ गया B सेंटर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, B सेंटर कम्स आउट टू बी 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय -7 और +1 और +1 +2,
तो ये आ गया 10 का पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 4 6 जा 24 मल्टीप्लाइड बाय 7। घूरो देखो जानो परखो पहचानो मन में को बवाल आप मुझे पूछ डालो। आओ 24 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 4 जा 28 7 2 जा 14 168। तो मेरे पास आ गया आपका 4 पाई इंटू 168 इंटू 10 का पावर -5। सॉल्व करने पर क्या आएगा देखना पड़ेगा। आइए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो मेरे पास आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 22/7 या 3.14 लगा देता हूं। 3.14 को 4 से किया, 4 4 जा 16 4 1 जा 4 5 4 3 जा 12 तो 12.56। उसके बाद आया 168 तो 8 6 जा 48 8 5 जा 40 एंड 44 8 2 जा 16 20 और 10। ये आ गया 6 6 जा 36 6 5 जा 30 33 6 2 जा 12 13 14 15 6 1 जा 6 7 और ये आ गया 1 6 जा 6 1 5 जा 5 1 2 जा 2 1 1 जा 1 तो 8 और 4 और 10 3 और 1 4 और 6 10 5 और 1 6 और 5 11 7 8 9 10 11 और 2 बताइएगा 2110.08। तो 2110.08 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 का पावर -5 से तो ये आएगा 2.11। ये आएगा 2.11 इंटू 10 का पावर -2 टेस्ला। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों घूर लो देख लो, है मन में कोई सवाल मैं तो कहता हूं कि मचा दो पूरा बवाल। आंसर आया है हमारा 2.11 इंटू 10 का पावर -2 टेस्ला is the magnetic field inside the solenoid। लेकिन क्वेश्चन ने तो हमसे ये भी कहा है कि एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड निकालो। क्या आपको लगता है वाकई मुझे सॉल्व करके दिखाना चाहिए एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड? जाओ, मैं तो नहीं करता। ऑब्वियसली बात है आप आसानी से कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी द हाफ ऑफ दिस, डेफिनेटली द हाफ ऑफ दिस। बात समझ आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। आई होप आपको समझ आया। सवाल आता है सर ये तो समझ आ गया लेकिन वीडियो खत्म नहीं हुआ है अभी बच्चों, क्योंकि वीडियो का भी आधा ही हिस्सा हुआ है। जी हां, मैंने वादा किया था कि मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन के इस चैप्टर के अंदर एम्पीयर सर्किट लॉ में आखिरी 2 एप्लीकेशंस पूरी कराऊंगा। सोलेनॉइड करा दिया है, चलो अब चलता हूं इस वीडियो के आखिरी पड़ाव की ओर और कराने जा रहा हूं आपको द डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। एक बच्चा बोला टोरॉइड क्या होता है? हाँ, ये जरूरी है। ये अच्छा सवाल किया आपने कि भाई टोरॉइड क्या होता है। ये टोरॉइड क्या चीज है भैया? आइए बच्चों, टोरॉइड और सोलेनॉइड में एज सच कोई फर्क नहीं है। आइए फर्क समझाता हूं, क्या फर्क है सुनो ध्यान से। सोलेनॉइड एक ऐसा डिवाइस कह लीजिए या एक ऐसा ऑब्जेक्ट कह लीजिए या एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस कह लीजिए जिसमें फ्रेम जो होता है वो ऐसा होता है। ये फ्रेम है, मान लीजिए ये फ्रेम है और हम इसके ऊपर वायर पलटते हैं। ये पलटी ये पलटी ये पलटी ये पलटी ये पलटी ये पलटी, तो बन गया सोलेनॉइड। यहां से शुरू और यहां खत्म। एक बच्चा बोला टोरॉइड क्या होता है? अगर मैं इसी सिलेंड्रिकल फ्रेम में इस पलटी पलटी वायर को पलट के घुमा दूं यानी ये वाला सिरा और ये वाला सिरा जोड़ दूं, तो वही सोलेनॉइड जो पहले ऐसे दिख रहा था अब वो ऐसा दिखेगा। तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? सर्कुलर सोलेनॉइड। सुनो ध्यान से, क्या बोलते हैं? सर्कुलर सोलेनॉइड। एक बच्चा कहता है नहीं नहीं मुझे ये बात समझ नहीं आई। नहीं समझ आई ना समझ आए, सुनो दूसरा तरीका सुनो। मैंने ये फ्रेम लिया है सिलेंड्रिकल, अगर मैं इसकी जगह एक रिंग लेता हूं, रिंग समझते हो? रिंग तो समझते हो? नहीं समझते मत समझो। चूड़ी बैंगल समझते हो? मान लो एक बैंगल है, एक बड़ा सा बैंगल है, ये देखो एक बड़ा सा बैंगल है, ये देखो ये एक बड़ा सा बैंगल है और हॉलो है, हॉलो ये अंदर से हॉलो, अंदर से खाली, ये एक बैंगल। ऑब्वियसली बात है एक पतला तो होगा नहीं, बैंगल है तो रिंग जैसा दिखेगा। ये रिंग है, ये एक रिंग है, ठीक है जी। इस रिंग को यहां पे अंदर से हॉलो है, लेकिन मैं इसको थोड़ा थिक बना रहा हूं। ये अंदर भैया हॉलो है, ठीक है जी। ये एक रिंग है बच्चों, रिंग है। इस रिंग पे
अगर मैं वायर के सर्कुलर टर्न्स, एक्चुअली में वो सर्कुलर नहीं होते, थोड़े से टेढ़े होते हैं यानी हेलिकल होते हैं, बट हम फिर भी बोलते हैं सर्कुलर ही है, ठीक है। सर्कुलर टर्न्स अगर लपेटता जाऊं, अगर मैं सर्कुलर टर्न्स लपेटता जाऊं, कैसे कैसे, ये देखो, ये वायर ने एंटर किया और ये पहला टर्न, ये दूसरा टर्न, ये तीसरा टर्न, ये चौथा टर्न, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26 और ये यहां से करंट ने एंट्री मारी और यहां से करंट ने एग्जिट मारा, यानी ये हो गया करंट का एंट्री पॉइंट और ये हो गया करंट का एग्जिट पॉइंट। एग्जिट पॉइंट सुन लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और ये जो आपके सामने पूरा का पूरा फ्रेम बनकर आया है, ये देखो, ये देखो, ये देख लो, ये इसका आउटर बाउंड्री, ये इसकी आउटर बाउंड्री और ये इसकी इनर बाउंड्री, ये इसकी इनर बाउंड्री, ये बड़ा प्यारा सा टोरॉइड हम करने जा रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, द डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, द डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड, ड्यू टू अ टोरॉइड, ड्यू टू अ टोरॉइड। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों सुनो ध्यान से, टोरॉइड क्या है आप अच्छे से जानते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे, अ टोरॉइड इज अ एंडलेस सोलेनॉइड, endless solenoid wounded on a circular, wounded on a circular hollow ring frame, hollow ring frame। देख रहे अब मुझे इस टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। in order to determine magnetic field due to a toroid, let us take 3 amperian loops, let us take 3 amperian loops such that point P, Q and S lie on them। अब सुनो ध्यान से, ये बात मैंने क्या कह दी भाई, देखो इसमें क्या करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। हमने एक लूप लिया इसके अंदर, लेट अस से कि ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है और ये पहला लूप, सुनेंगे ध्यान से, ये दूसरा लूप और ये पहले लूप का रेडियस R1, दूसरे लूप का रेडियस R2 और तीसरे लूप का रेडियस R3। पहला लूप टोरॉइड के इस तरफ यानी इनसाइड, दूसरा लूप टोरॉइड के भीतर और तीसरा लूप टोरॉइड के एक्सटीरियर। तो मैंने यहां पे कहा पहला लूप ऑफ R1, दूसरा लूप ऑफ R2 एंड तीसरा लूप ऑफ R3। सुन लीजिए, पहला लूप कहां लाई कर रहा है, पहला लूप लाई कर रहा है इंटीरियर में, दूसरा लूप लाई कर रहा है विद इन में और तीसरा लूप लाई कर रहा है एक्सटीरियर में। अब कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस 2 मिनट के लिए कॉमन सेंस लगाओ, 2 मिनट के लिए। पहला लूप तो उस इलाके में बैठा है जिसमें कोई तार भी नहीं है भाई, पहला लूप उस इलाके में बैठा है जहां पे तार ही नहीं है, तो पहले लूप में कोई करंट ही नहीं है। तो अगर मैं इफ वी अप्लाई
इफ वी अप्लाई एम्पीयर सर्किटल लॉ टू पहला लूप, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर लूप पहला इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय आई, बट यहां तो आई 0 है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कम्स आउट टू बी शून्य, यानी नो मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर इन द इंटीरियर ऑफ टोरॉइड। यहां इंटीरियर वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इंटीरियर समझते हैं टोरॉइड के अंदर, नहीं, इंटीरियर का मतलब टोरॉइड के अंदर नहीं है, इंटीरियर का मतलब है टोरॉइड की इनर बाउंड्री के भी अंदर। यहां अंदर का मतलब है वो हिस्सा जो टोरॉइड के बीच में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहां पर है, टोरॉइड के बीच वाले हिस्से को मैंने विदिन कहा है, इसे मैंने इंटीरियर कहा है, इसे मैंने विदिन कहा है, इसे मैंने एक्सटीरियर कहा है। क्या विदिन कोई करंट है? विदिन कोई करंट ही नहीं है बच्चों। भाई करंट कहां फ्लो कर रहा है? इन तारों पे। ध्यान से देखो, जो ये वाला लूप है, बाहर वाला लूप 3, ये वाला लूप ऑक्यूपाई कर रहा है उस पूरी सतह को जिसमें टोरॉइड का अपर लूप और लोअर लूप, यानी ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा भी कट रहा है। लेकिन जो लूप 2 है वो टोरॉइड की तारों को एक बार काटेगा, जो लूप 2 है वो एक ही बार काटा, ये काटा, बस काम खत्म, बाकी हिस्सा बाहर रह गया। लेकिन ये वाले लूप ने इसको भी काटा, क्या इसने किसी को काटा? नो, द लूप इंटीरियर डज नॉट कट्स एनी वायर, सो डज नॉट गेट एनी करंट, बट लूप 2 डज कट्स वायर एंड लूप 3 ऑल्सो कट्स वायर। बट लूप 3 में आप नोटिस करो, लूप 3 में आने वाला करंट और जाने वाला करंट एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को काट देते हैं। हेंस लूप 3 विल आल्सो एनक्लोज नो करंट। मैं यहां पे लिखूंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहां पे लिखूंगा नो डाउट कि लूप 3 टोरॉइड की तारों को 2 बार कट करता है, 2 बार कट करता है का मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कट का करना तो बाहर है, या कट करता है मतलब कि जो इलाका इसने घेर रखा है वो इलाका यहां से शुरू यहां खत्म। तो ध्यान से देखो, अगर मैं रेडियस बनाता हूं तो कट किया इसको भी और कट किया इसको भी, तो ये इसी के तो रेडियस है जिसने टोरॉइड की तारों को अंदर की तरफ भी कट किया और बाहर की तरफ भी कट किया। लेकिन जो बीच वाला लूप है उसने सिर्फ अंदर की तरफ कट किया, बाहर की तरफ नहीं किया। नो डाउट कि लूप 3 टोरॉइड की तारों को 2 बार कट करता है, बट उसके अक्रॉस आने वाला एंड जाने वाला करंट एक दूसरे को कैंसल करता है, Therefore, Ampere's circuital law B vector dot dl vector due to loop 3 will also be equal to 0। मैं कहता हूं कि पहले देखो, फिर मैं कहता हूं कि जानो, फिर मैं कहता हूं कि पहचानो। एक बच्चा कहता है कर क्या रहा है ये मास्टर, R1 लिया तो 0, R3 लिया तो 0। जब R1 भी 0, R3 भी 0, तो क्या टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि टोरॉइड तेरे बाहर कुछ नहीं, टोरॉइड तेरे अंदर कुछ नहीं, टोरॉइड सब कुछ तेरे विदिन है। अंदर मींस इंटीरियर, बाहर मींस एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर में कोई फील्ड नहीं, इंटीरियर में कोई फील्ड नहीं, सारी फील्ड टोरॉइड के विदिन। अब विदिन कैसे निकालेंगे? टोरॉइड के विदिन जो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है, टोरॉइड के विदिन जो मैग्नेटिक फील्ड हमें डिटरमाइन करनी है, वो मैं करने जा रहा हूं। आइए ध्यान दीजिए, गौर से सुनिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सॉलिनॉइड ड्यू टू लूप ऑफ रेडियस R2। आइए देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड इज
और इज ऑलवेज ड्यू टू द करंट विद इन इट। ये विद इन इट का मतलब ड्यू टू द करंट, विद इन इट का मतलब बीच वाले मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ड्यू टू द करंट विद इन इट experienced by loop 2. So therefore integration of B का वेक्टर dot dl का वेक्टर for loop 2 is equal to mu naught into total current of loop 2. total current of loop 2 पहले देखो, समझो, फिर जानो। आओ इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर dot dl vector for loop 2 is mu naught into number of turns, length of the loop and current of the loop. सुन लो, समझ लो, जान लो, परख लो, मेरी बात पहचान लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आओ जी, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे B dl को लिख दिया मैंने, यहां पे एक काम करके B बाहर निकाल लेते हैं, B बाहर निकाल लेते हैं, B बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dl of loop 2 is equal to mu naught into n into 2 pi r2 multiplied by I. घूरो। So therefore integration of, ये हमारे पास आ गया, therefore B multiplied by 2 pi r2 is equal to mu naught into n into 2 pi r2 into I. Cancel. Therefore B comes out to be mu naught n I. My dear क्लास 12 के बच्चों, पहले देखो फिर घूरो। मैंने है क्या किया उसे देखो। एक बच्चा कहता है क्या किया रे, सेम एक्सप्रेशन तो आया है। यही एक्सप्रेशन सोलेनॉइड के लिए भी आया था, बिल्कुल सही। यही एक्सप्रेशन सेम टू सेम सोलेनॉइड के लिए भी आया था और यही एक्सप्रेशन सेम टू सेम टोरॉइड के लिए भी आया। व्हाट डू वी कंक्लूड? We conclude that the magnetic field due to solenoid and due to toroid is absolutely same. यही वजह है कि मैं तब से बोल रहा था कि सोलेनॉइड और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए कह रहा हूं कि एक बार फिर से घूरो, देखो, जानो, परखो, समझो और उठे अगर मन में कोई सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मचा दो बवाल। माय डियर क्लास 12 के डियर स्टूडेंट्स, जानते हो मुझे कितनी खुशी हो रही है ये बात कहने में जो मैं बोलने वाला हूं। क्या yes my dear friends, you have visualized it very rightly that this announces the khatma of part 1 of unit 3 magnetic effects of electric current, जिसमें मैंने आपको अच्छे से चीजें कराई हैं। ये छठा वीडियो लेक्चर था, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट के पार्ट 1 को कराने में मैंने आपको 6 वीडियो लेक्चर दे दिए। बिल्कुल सही। These 6 video lectures will definitely help you to cover part 1 of unit 3 of class 12th. बहुत जल्द लौट कर आऊंगा अगले नए भाग के साथ। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नया भाग, जानते हो उसका नाम क्या है? उसका नाम है फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। लौट कर आऊंगा, तब तक दिल थाम के बैठो, समय अपना बर्बाद मत करो और मेरे अगले वीडियो का बेसब्री से इंतजार करो। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट, जितना भी पढ़ाया है ना सब किताब में खोल के चेक करो, खोलो, देखो, जानो और चेक करो कि जो टीचर ने कराया है क्या वही किताब में लिखा है। अगर देखकर वही लगता है कि हां यार वही कराया है, डिटेल में कराया है, अच्छे से समझाया है, तो लिख के प्रैक्टिस करो। और डेरिवेशंस इतनी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स कि आप जब तक इनकी लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको फायदा नहीं मिलेगा। सो ये जरूरी है कि आप दे पूरा ध्यान ताकि ना हो आप जरा भी परेशान। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो लेक्चर को अपने सभी दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें। एंड विद दिस आई रैप अप
द पार्ट 1 ऑफ यूनिट नंबर 3, जिसमें मैंने आपको बायोट-सैवर्ट लॉ, उसकी एप्लीकेशंस, एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ, उसकी एप्लीकेशंस को डिटेल में है खात्मा कराया। आपने अपना कीमती वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए आपका शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू।